तो आज हम पढ़ने वाले हैं शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, है ना। आवाज नहीं, एक सेकेंड। ओके, हाँ। तो आज हम करने वाले हैं शेप ऑफ लिक्विड सरफेस। ठीक है, कैसा जो है वो जब हम एक कैपिलरी को जो है, यानी कैपिलरी हम बोलते हैं किसी भी एक पाइप सी होती है, ठीक है। तो उस पाइप को अगर उसका रेडियस बहुत कम हो तो हम उसको कैपिलरी बोल देते हैं, ठीक है। तो उसमें जब भी कोई लिक्विड सरफेस आता है तो लिक्विड सरफेस का जो टॉप सरफेस है वो फ्लैट नहीं रहता, वो तीन शेप ले सकता है। कैसी? ऐसी शेप ले सकता है वो, ठीक है, इसको मिनिस्कस बोलते हैं, है ना। या वो ऐसा भी मिनिस्कस बना सकता है। ऐसा तुमने आमतौर पर देखा होगा, कहां पे देखते हैं ऐसा ऐसा मिनिस्कस? थर्मोमीटर में। कभी ऑब्जर्व किया? अब आजकल तो डिजिटल थर्मोमीटर आने लगे। पुराने वाले जो थर्मोमीटर थे, मरकरी थर्मोमीटर, उसमें तुम देखो टॉप सरफेस कुछ इस तरह से ही रहती थी, है ना। और फ्लैट भी हो सकता है। तो ये तीनों ही जो है वो मिनिस्कस पॉसिबल है। तो एक कैपिलरी यानी एक थिन पाइप और कुछ भी नहीं है, जब उसको हम लिक्विड में डिप करेंगे तो जो टॉप सरफेस है ना लिक्विड की, वो यहां पर तीन तरह के मिनिस्कस फॉर्म कर सकती है: कनकेव, कन्वेक्स एंड फ्लैट। ठीक है, तो अब ये किस बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से में किस तरह का जो है वो टॉप सरफेस आने वाला है। ठीक है, ये हम जानते हैं कि टॉप सरफेस जो है, जो टॉप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पे जो भी फोर्स लग रही होगी, जैसे अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें तो हमने ये वाली चीज जानी है कि जो ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं, जो टॉप सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे डाउनवर्ड फोर्स लगता है ऐसे नीचे की तरफ। तो जिन पे ऐसे डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक है, तो ये जो टॉप सरफेस है इस फोर्स के परपेंडिकुलर रहेगी। तो ऐसा आ गया टॉप सरफेस। अगर ये जो फोर्स है ऐसे ना लग करके ऐसे लगे, इस तरह से, तो इस तरह का सरफेस आ जाएगा, कन्वेक्स। अगर ये फोर्स ऐसे लगे तो ऐसा मिनिस्कस आ जाएगा, कनकेव मिनिस्कस। ठीक है, तो बेसिकली जो तुम्हारा, एक सेकेंड बच्चों, तो जो टॉप सरफेस पे जो फोर्स है, जिस भी डायरेक्शन में लगेगा जो टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उसी के हिसाब से हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि कर्वेचर कैसा रहने वाला है। अगर फोर्स ऐसे डाउनवर्ड रहा वर्टिकली, हमेशा इस फोर्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अगर डाउनवर्ड रहा तो इस तरह से हो जाएगा। अगर ऐसा रहा, किसी एक पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस तरह से, तो इस तरह से हो जाएगा। किसी पॉइंट से दूर जाता हुआ हो इस तरह से, तो ये तीनों बन जाएंगे। अच्छा, ये फोर्स हम कैसे डिसाइड करेंगे ये हम देखने वाले हैं। तो इसका हेडिंग हम डाल लेते हैं कि शेप ऑफ लिक्विड सरफेस, या शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये इसकी जो है वो हेडिंग हो गई है। दो फोर्स इसमें तुम्हें रोल जो है प्ले करेंगे, एक कोहेसिव फोर्स और दूसरा एडहेसिव फोर्स। मेरे ख्याल से ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है। कोहेसिव फोर्स होता है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, जो एक ही, है ना। जैसे अगर वाटर लोगे तो वाटर के अमंग जो फोर्स उसको कोहेसिव बोलेंगे। अब वाटर और तुमने ग्लास रखा है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स उसको एडहेसिव बोलेंगे। तो एडहेसिव इज बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और कोहेसिव सेम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का फोर्स होता है। तो ये हम बोल सकते हैं बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, और ये बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब अगर तुमने ये, लेट से तुम्हारी ये कैपिलरी है, ठीक है, ये तुम्हारे टॉप सरफेस है। इसको अभी तो मैं ऐसे मान रहा हूं जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल ही हो, बट असल में ये कोई जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल हो, फ्लैट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम यहां पर इन दोनों फोर्सेस के बारे में चर्चा करेंगे। देखो, तो इस जो लिक्विड का जो टॉप सरफेस है, इसको जो एडहेसिव फोर्स है वो ऊपर से भी मिल रही है, नीचे से भी मिल रही है। ठीक है, इसको जो एडहेसिव फोर्स है वो ऊपर से भी मिल रही है
है ना। ये लेट्स से ग्लास सरफेस है, कोई और भी मटेरियल हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है ग्लास ही हो, ये कोई भी एक मटेरियल है, ये लिक्विड है। तो इस लिक्विड और इस मटेरियल के बीच में जो फोर्स आएगा वो एडहेसिव फोर्स रहेगा। तो जो टॉप सरफेस में जो फोर्स आएगा वो हम इस डायरेक्शन में बनाते हैं, एडहेसिव। और हमें इसका रीजनिंग भी दिखाई दे रहा है, हाँ रीजनेबल है, क्योंकि ये टॉप सरफेस पे ऐसे ऊपर वाले भी मॉलिक्यूल फोर्स लगा रहे होंगे, नीचे वाले भी लगा रहे होंगे, यहां वाले भी लगा रहे होंगे, तो नेट फोर्स जो है वो इधर की तरफ आना चाहिए, जो कि रीजनेबल बात है। ठीक है, बहुत ही अटपटंगी बात नहीं है, इसको हम आराम से विजुलाइज कर पा रहे हैं। अच्छा, कोहेसिव फोर्स देखो, इस वाले मॉलिक्यूल पे इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, लेकिन ऊपर नहीं लग रहा होगा, है ना। ये वाली बात समझ में आ रही है। जो कोहेसिव फोर्स है भाई, देखो एडहेसिव तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, लिक्विड और इसके बीच में, तो ये तो ऊपर भी है नीचे भी है, तो ये तो बराबर आ जाएगा, तो ये बीच से पास कर जाएगा। लेकिन कोहेसिव फोर्स यहां भी है और यहां भी है, बट ऊपर नहीं है, इसी कारण कोहेसिव फोर्स यहां से पास करता है, एफसी 45 डिग्री के एंगल पर। अगर इस फोर्सेस को हम रिजोल्व करें तो ये फोर्सेस बन जाएंगे कुछ इस तरह से। अगर इन फोर्सेस को हम रिजोल्व करें तो इसको मैं लिख सकता हूं एफसी बाय √2, और इसको भी मैं लिख सकता हूं एफसी बाय √2। अगर मैंने कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया तो मैं इसको डॉटेड कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसी के ये दो कंपोनेंट हमने ले लिए। अब ये फोर्स तो डाउनवर्ड आएगा, अच्छी बात है। अब ये दोनों जो फोर्स है ये डिसाइड करेंगे मेनिस्कस कैसा होगा। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे इफ एफसी बाय √2 इज इक्वल टू एफ एडहेसिव, किसी मटेरियल, और है ना, ये कैसा मेनिस्कस बनेगा, ये दो चीजें डिसाइड करती है। एक तो जो लिक्विड है वो कौन सा है, और दूसरा जो कैपिलरी है वो किस जो है मटेरियल की बनी हुई है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स डिसाइड होते हैं। तो अगर एक कॉम्बो के लिए, कॉम्बो यानी कि किसका कॉम्बिनेशन, लिक्विड और एक सरफेस को मैं कॉम्बो बोल रहा हूं, तो एक कॉम्बो के लिए अगर एफ कोहेसिव बाय √2 अगर एफ एडहेसिव के बराबर हो जाता है तो ये फ्लैट सरफेस आएगी, क्योंकि नेट फोर्स कैसी हो जाएगी, डाउनवर्ड। तो हम लिख सकते हैं यहां पर अगर एफसी बाय √2 इज इक्वल टू एफ ए हो जाएगा, तो यहां पर तुम इसको भी नोट मत करना, मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं, फिर हम इसके 3 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, 3 कॉलम बनाएंगे इस तरह से, कनकेव मेनिस्कस, कन्वेक्स मेनिस्कस, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, उसी में तुम इस बात को भी नोट कर लेना। तो एफसी बाय √2 इज इक्वल टू एफ ए, है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ ऐसी कहानी घटेगी। कैसी कहानी, तो फोर्स ऐसा हो जाएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो नीचे की तरफ आएगा और मेनिस्कस फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट। इफ अगर एफसी बाय √2 बड़ा है, लेट्स से किससे, एफ एडहेसिव से, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया और एक फोर्स नीचे, तो नेट फोर्स कुछ ऐसा बनेगा यहां पर। ठीक है, नेट फोर्स ऐसा बनेगा, ऐसा। बात समझ में आ रही है। ये तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, ये तो अकेला ही फोर्स है। हॉरिजॉन्टल में 2 फोर्स है, दोनों बराबर, तो सिर्फ वर्टिकल रहेगा। अच्छा, अगर ये बड़ा इधर वाला तो ऐसा आ जाएगा, अगर ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो मेनिस्कस ऐसा बन जाएगा। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, वी नोट नहीं करना है, इसको बोलेंगे कन्वेक्स। ठीक है, यहां पर तुम देख पा रहे हो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, मटेरियल चाह रहा है अपने आप में ही जुड़े रहना। जैसे मरकरी होता है, मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो मरकरी को तुम जब जो है, मरकरी किसी और से इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है। ठीक है, हम आगे पढ़ने वाले भी हैं। जैसे हम दूध का गिलास पीते हैं, तो हम अगर दूध हम पीते हैं और अगर मैं ना पीऊं, उसको मैं डोल दूं, तो पीछे जो है वो क्लीन नहीं बचता, पीछे वो क्या होता है, दूध कुछ ना कुछ चिपका रह जाता है। इसका मतलब क्या है, एडहेसिव फोर्स वहां पर स्ट्रॉन्ग है, तभी तो वो मॉलिक्यूल्स में फोर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मॉलिक्यूल्स और ग्लास में फोर्स स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो वो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लास पर चिपके रह गए, तो इसको हम बोलेंगे कि लिक्विड ने सरफेस को वेट कर दिया। तो जहां पर एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, एडहेसिव फोर्स मतलब लिक्विड और मटेरियल के बीच के फोर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वहां पे जब तुम लिक्विड को निकालोगे तो कुछ जो है वो ड्रॉप्स उसके लिक्विड के चिपके हुए रह जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्स होने के कारण। लेकिन मरकरी के साथ ऐसा नहीं है, मरकरी का कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर तुम ग्लास में मरकरी डालोगे और फिर मरकरी को निकाल दोगे तो पीछे बिल्कुल प्लेन ग्लास बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं तुम्हें इमेजिन कराऊं कि अगर लेट से तुम्हें, हालांकि ये वाली बात थोड़ी इमेजिन करनी मुश्किल है, जैसे हम पानी डालते हैं तो निकालते हैं तो कुछ ना कुछ पानी ग्लास अंदर से गीला बच जाता है,
लेकिन अगर मैं कंचे डाल दूं, है ना, कंचे को खेलने वाले, तो निकालूंगा, तो क्या पीछे कुछ कंचे चिपके रह जाएंगे? नहीं चिपके रहेंगे, ठीक है। और तो ये तो सॉलिड है, तुमको क्यों चिपके रहेंगे, ठीक है। तो लिक्विड हम आमतौर पर ऐसे लिक्विड देखते नहीं है जिनके जिनके बीच में कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे मरकरी हम ज्यादा डील नहीं करते हैं, लेकिन मरकरी एक ऐसा लिक्विड है जिसका कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको तुम जब बाहर निकालोगे ना, तो सारे मॉलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल चिपका हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये वाली चीज तुम यहां पर देख पा रहे हो कि जो कन्वेक्स मिनिस्कस होगा वो कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है, यानी वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है मैं अपने आप में खुश हूं, इससे इतना अट्रैक्ट नहीं हो रहा जितना आपस में मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। खैर आगे करेंगे भी, ये सारी बातें आगे करेंगे हम, कि कौन सा केस में जो है वो जो सरफेस को वेट करेगा, कौन सा लिक्विड सरफेस को वेट नहीं करेगा, ये सारे पढ़ने वाले। तीसरा केस हम यहां पर बोल देंगे कि इफ, अभी मैं समझा रहा हूं फिर लिखवाऊंगा अभी सारा, इफ एफ ए इज ग्रेटर या एफ सी बाई रूट टू इज लेस देन एफ ए, अगर एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया तो इन दोनों में ये बचा और एक ये, तो नेट फोर्स ऐसा हो गया, तो ऐसा हो गया नेट फोर्स, तो ऐसा बनेगा ये कनकेव मिनिस्कस, ठीक है। इसमें तुम देखोगे तो ऐसा डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से, यानी इसमें क्या है, एडेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, वो इसको छोड़ ही नहीं रहा, जो लिक्विड है वो इसको छोड़ ही नहीं रहा, इससे चिपका रहना चाहता है, ये जो मटेरियल है, जो ट्यूब है, आपस में इतना अट्रैक्शन नहीं जितना मटेरियल के साथ अट्रैक्शन है। तो तुम देख पा रहे हो कि यहां पर लिक्विड नीचे नहीं आ रहा, वहां पे चिपका हुआ है ऊपर से, ठीक है। और यहां पर वो क्या कह रहा था कि मुझे मटेरियल से मतलब नहीं है, मैं आप में रहना चाहता हूं, ठीक है। तो ये इन तीन बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कैसा मिनिस्कस बनेगा। तो अब मैं ये वाला डायग्राम तुम बना लो, ये वाली बातें मैं दोबारा से तुम्हें लिखा दूंगा, तो इसको एक बार मत लिखना, ये तुमने समझ लिया है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जो एडहेसिव फोर्स है वो इधर की तरफ आया हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जितना मटेरियल नीचे है उतना ही मटेरियल अवेलेबल है ऊपर भी, ठीक है। तो एडहेसिव फोर्स बीच से पास करेगा, ठीक है। कोहेसिव फोर्स जो है वो इधर आया और इधर आया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स इधर भी है, मॉलिक्यूल्स इधर भी हैं, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये बीच से पास करना चाहिए। दो कंपोनेंट कर लिए, एफसी बाई रूट टू, एफसी बाई रूट टू। वर्टिकल में एक फोर्स है वो कुछ डिसाइड नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल वाली फोर्स डिसाइड करेंगे, दोनों बराबर, तो नेट फोर्स नीचे, सरफेस फ्लैट। अगर कोहेसिव ये वाला कंपोनेंट ज्यादा, कोहेसिव बाई रूट टू इससे, तो अगर ये वाला कंपोनेंट ज्यादा है तो नेट फोर्स ऐसा और मिनिस्कस कन्वेक्स। अगर ये वाला फोर्स ज्यादा है तो नेट फोर्स ऐसा और मिनिस्कस कनकेव, ठीक है। तो इसको तो मत ड्रॉ करना, बस ये वाली चीज जरूर ड्रॉ कर लो, इसको लिख लो पहले, ठीक है। ये मैं अभी लिखवा देता हूं दोबारा से टेबल बना करके, हम एक टेबल बनाएंगे तीनों मिनिस्कस के रिगार्डिंग, एग्जांपल्स भी करेंगे, सारी बातें करेंगे। तो ये बना लो और ये बना लो, उसके बाद मैं टेबल बना देता हूं तुम्हारे लिए, ठीक है। करो जरा इसको नोट। ठीक है, देखो तो तीन केस बने। पहला कनकेव मिनिस्कस, MENISCUS, इसकी स्पेलिंग मोस्ट प्रोबेबली ठीक है मेरी। दूसरा कन्वेक्स, तीसरा तो फ्लैट ही, उसको तो मिनिस्कस तो क्या ही बोलेंगे, फ्लैट सरफेस ही बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बोलेंगे कि FA ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, ठीक है। तो FA कनकेव, कनकेव आता है ना कैसा, ऐसा, तो ऐसे देखते ही मालूम पड़ जाता है मेटीरियल क्या चिपक रहा है, मतलब देखते ही मालूम पड़ रहा है मेटीरियल क्या चिपक रहा है, तो एडेसिव स्ट्रॉन्ग होगा। बस याद करने का तरीका, ऐसे कुछ रटना नहीं है, देखते ही मालूम पड़ रहा है कि मेटीरियल क्या उतर ही नहीं रहा नीचे, यहां से तो नीचे आ गया कि मेटीरियल है ही नहीं, ये आसपास वाला नीचे ही नहीं आ रहा, चिपका हुआ मेटीरियल का, तो एडेसिव स्ट्रॉन्ग हो गया। बस ये ध्यान रखना है कि रूट टू वाले फैक्टर से होगा, ठीक है। खैर, तो ये FA ग्रेटर देन FC हम यहां पे लिख सकते हैं कि जो नेट फोर्स है कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। चाहो तो बना सकते हो इस बार इसको, और ऐसा तुम्हारा जो है वो मिनिस्कस बन गया, ठीक है। अगर FA कम है FC बाई रूट टू से, तो हम जानते हैं कि कोहेसिव स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है, कन्वेक्स मिनिस्कस में। देखते ही मालूम पड़ रहा है मेटीरियल का तो कोई है ही नहीं अफेक्शन, आपस में ही भाई साहब जो है वो मॉलिक्यूल्स चिपके हुए हैं, दूसरे से कोई लेना देना ही नहीं मटेरियल से, ठीक है। तो यहाँ पर कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है, ये फैमिली में आपस में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बाहर के लोगों से इतना मेलजोल नहीं है, इस वाली में क्या है, बाहर के लोगों से ज्यादा मेलजोल, आपस में इतना मेलजोल नहीं है, ठीक है, देखते ही मालूम पड़ जाता है। खैर एनीवेज, तो ये हो गया है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा बनेगा, ठीक है। इधर से ऐसा तो इधर से ऐसा, तो बीच से फिर न्यूट्रल सा हो जाएगा, क्योंकि बीच में इतना इफेक्ट नहीं आएगा उसका ना।
बीच वाले में तो तुमको सर आपने ऐसे बनाया, इधर क्या, फिर आपने ऐसा ही क्यों नहीं बनाया? अरे भाई यहां पर जो है तुम्हारा ये इस तरह से आ गया कोहेसिव फोर्स, तो यहाँ पे ऐसा आएगा ना, ठीक है, तो समझ पा रहे हो, बीच में जो है वो फिर दोनों का इफेक्ट बराबर हो जाएगा। हम तो ऐसे पैरेलल थोड़ी बनाएंगे, ऐसे बनेंगे। खैर एनीवेज, तो ये तुम्हारा हो गया है कन्वेक्स मेनिस्कस। तुम ऐसे बोल सकते हो कि एफ है ना फोर्सेस, ये फोर्स नेट की बात कर सकते हो तुम, इस तरह से लगेगा सरफेस के ऊपर। तीसरे में फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि अगर एफ ए और एफ सी बाई रूट टू बराबर हैं तो फ्लैट सरफेस आएगी ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। दूसरी बात तुम यहां पर बोल सकते हो कि ये सरफेस को वेट करता है, ठीक है, ये डजंट वेट, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और ये भी वेट करता है, ठीक है। तो ये क्यों नहीं वेट करता? इसको वेट करने का मतलब क्या है, अगर तुम इसको लिक्विड को उसमें डाल करके किसी भी ग्लास में, किसी भी कैपिलरी ट्यूब में बाहर निकालोगे, चिपका हुआ नहीं रहेगा, तो ये कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है ना, ठीक है। चाहो तो हल्का लिख सकते हो एज कोहेसिव इज मोर स्ट्रॉन्ग। तो वो सब मॉलिक्यूल्स को बाहर निकाल लाएंगे, ठीक है। और इसमें भी वेट करता है, इसमें भी, क्योंकि कुछ ना कुछ चिपका रह जाएगा ना, कोहेसिव स्ट्रॉन्ग है ना इतना एडहेसिव स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ चिपका रह जाएगा। थर्ड इसमें जो है वो हम लिख सकते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, अभी इसको क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं, लिख लो। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा लेस देन 90 होता है। अच्छा आप थोड़ा सा स्पेस कम बचेगा, यहाँ पे लिखते हैं, तो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। यहां पर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है आई विल एक्सप्लेन अभी। थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 होगा, और यहां पर जो है वो इक्वल टू 90। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, लिखेंगे भी इसको एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, थीटा 90। अब यहां पर हम अगला काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल इसका है वाटर ग्लास, ठीक है, वाटर ग्लास कनकेव का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल तो हम जानते हैं मरकरी होगा एक तो, ठीक है, तो मरकरी और ग्लास, और इसका थोड़ा सा वाटर और सिल्वर है, ठीक है, चांदी का गिलास, ठीक है, उसमें पानी डालो चांदी गिलास में तो फ्लैट आएगा, ठीक है। चौथा है कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट क्या होता है वो भी हम देखेंगे। कैपिलरी इफेक्ट होता है कि जैसे जो पेड़ वगैरह होते हैं ना, वो हम अभी देखने वाले हैं, जो पेड़ वगैरह होते हैं भाई उनमें कोई मोटर तो नहीं लगी, तो पानी ऊपर कैसे चढ़ता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये मिनिस्कस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर ऐसा मिनिस्कस होता है ना, तो अगर तुम लिक्विड में पाइप को डिप करोगे तो लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ता है। कैपिलरी इफेक्ट से ही जो है ये जो पौधे वगैरह है, पेड़ वगैरह है, ये पानी को ऊपर लेके जाते हैं। इनके अंदर कोई मोटर थोड़ी लगी ना, ये कोई सक कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इनमें कैपिलरी इफेक्ट से पानी जो है वो ऊपर जाता है। तो ऐसा मिनिस्कस अगर बनता है तो पानी अपने आप ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है वो हम देखेंगे, सरफेस टेंशन कहां चढ़ता है। अगर ऐसा होता है तो नीचे गिर जाता है, फॉल करता है, और ऐसा होता है तो ना ऊपर चढ़ता है ना नीचे गिरता है, ठीक है। इसी को कैपिलरी इफेक्ट बोल रहे हैं। आगे अगला टॉपिक ये, इसको अच्छे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट कैपिलरी इफेक्ट इसमें क्या होगा, राइज, इसमें फॉल, और इसमें नो इफेक्ट, ना फॉल करेगा ना, ठीक है। तो इन पांचों बातों को लिख लो, ठीक है, पांचों बातों को लिख लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर हम चलेंगे कैपिलरी इफेक्ट के अंदर, ठीक है। तो लास्ट की नहीं बल्कि थर्ड और फोर्थ बातें हम दोबारा से एक्सप्लेन भी करेंगे इनको, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट में भी लिखा देता हूं, पहले ही लिखो फटाक से। लिख लो इसको। तो अब हम समझ लेते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, जाहिर सी बात है, एंगल दो लाइन के बीच में होगा, 2D एंगल है, ठीक है। तो दो लाइनें कौन सी होती हैं,
एक होता है टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस और एक टेंजेंट टू द सॉलिड सरफेस, जो भी तुम्हारा हम, क्योंकि यहां पर हम क्या किसका कॉन्टेक्ट ले रहे हैं, एक सॉलिड सरफेस ले रहे हैं जो कैपिलरी ले रहे हैं और एक लिक्विड ले रहे हैं, तो दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल है। ठीक है, अब दोनों के टेंजेंट के बीच का एंगल में यहां पर देखना तुम्हें पड़ेगा कि कहां पर एंगल, टेंजेंट तुम्हें ड्रॉ कहां पर करनी है, जहां पे वो दोनों मिलते हैं वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जैसे अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो पहले तो हम लिख देते हैं कि ये है क्या, बेसिकली जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है ये क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, बेसिकली एंगल बिटवीन, अगर शॉर्ट में इसका डेफिनेशन लिखा जाए, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू लिक्विड एंड सॉलिड सरफेस। अब सॉलिड सरफेस में जैसे सॉलिड सरफेस तुम्हारा ऐसा बनेगा, अब यहां पे अगर लिक्विड कांटेक्ट में टेंजेंट तुम ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा भी बना सकते हो सॉलिड सरफेस पे, तो ना है ना, इस पे तो ऐसा बनेगा, इस पे ऐसा ही बनेगा, इस पे भी दोनों तरह बना सकते हो, ऐसा या ऐसा। तो वो तुम्हें कैसा बनाना है वो मैं बता देता हूं। इनसाइड द लिक्विड तुम्हें जाना है, इनसाइड द लिक्विड, जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूं। जैसे हमने ये बात की ना कि कनकेव के लिए थीटा क्या बोला हमने, लेस देन 90 बोला, देखने की कोशिश करना जरा। तो ये हमारा एक सरफेस हो गया ऐसे। तो अब एक देखो, अगर तुम सॉलिड, अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर तुम टेंजेंट बना रहे हो, तो टेंजेंट तुम्हारी, पहले हम सॉलिड सरफेस बना देते हैं, वो ऊपर भी बन सकती है ऐसे करके और नीचे भी। तो हमें कैसी बनानी है, इनसाइड द लिक्विड, तो नीचे की तरफ बनानी है, ठीक है। दूसरी, इसमें भी ऐसे बना सकते हो इनसाइड और आउटसाइड भी, तो हमें कैसे बनानी है, इनसाइड द लिक्विड सरफेस, तो ऐसे बनानी है। तो ये दो टेंजेंट हो गई हैं, इनके बीच का एंगल तुम देख सकते हो यहां पर थीटा, तो दिस थीटा इज लेस देन 90, ठीक है। अगर मैं कनकेव मेनिस्कस लूंगा, देखो जरा, दोनों आउटसाइड भी ले सकते हो, जाहिर सी बात है वो भी लेस देन ही होगा, या दोनों इनसाइड या दोनों आउटसाइड, आमतौर पे दोनों इनसाइड ही बोला जाता है। तो अब इसमें ऐसा, अच्छा लिक्विड सरफेस में लिक्विड की तरफ बोलना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड नहीं बोलना चाहिए बेसिकली, ठीक है। सॉलिड में तो हम बोल सकते हैं कि इनसाइड, और लिक्विड में हम बोल सकते हैं लिक्विड की तरफ, है ना। तो ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहां। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट्स टू लिक्विड सरफेस, अच्छा इसका कैसा होगा, टुवार्ड्स लिक्विड, ये टेंजेंट होना चाहिए, और ये कहां होगा, लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस। सॉलिड सरफेस में कहां बनाना है, इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। अब ठीक है मेरे ख्याल से, तो ये इसमें लिक्विड इधर की तरफ था तो इधर की तरफ बनाया, ठीक है। इसमें भी दो ऑप्शन है, ऐसे बनाए या ऐसे बनाए, तो लिक्विड की तरफ, तो लिक्विड की तरफ कौन सा है ये, और दूसरा फिर ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे ऐसे, तो ये थीटा हो गया है ग्रेटर देन 90, ठीक है। और तीसरा अगर तुम बनाओगे, जाहिर सी बात है इस तरह से, तो एक आएगा ये, एक आएगा ये, तो थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। ध्यान रखना, बच्चे इसको समझ लेते हैं, बच्चे किसको समझ लेते हैं, बच्चे सोचते हैं इसको ये एंगल 0 है, ये बहुत ख्याल रखना इसमें, एंगल 0 और 90 का बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ये एंगल क्या है, ये थीटा इज इक्वल टू 90 है, लेकिन दिखने में फील क्या आ रही है, 0, क्योंकि हमें आमतौर पर जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से लेने की आदत है, तो एंगल 0 नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, थीटा इज इक्वल टू 90, अगर मुझे एंगल 0 बनाना है तो ये एंगल 0, अगर ये ऐसा, अगर ये प्रॉपर हेमिस्फेयर हो जाए, ये जो है ये अगर हेमिस्फेयर हो जाए पूरा अच्छे से प्रॉपर, तो इस पे भी नीचे आएगा और इस पे भी नीचे आएगा, तो दोनों ऐसे आ जाएंगे नीचे, ये भी ऐसे और ब्लू वाली भी ऐसे ही, तो थीटा तुम्हारा बनेगा 0, ठीक है। तो जब थीटा 0 बोल रहे हैं तो ये हेमिस्फेरिकल होगा, ठीक है, हेमिस्फेरिकल, ये वाली बात है, ख्याल रखना। अगर थीटा अगर इसमें बनाए बिल्कुल हेमिस्फेरिकल, तो कितना थीटा आएगा देख सकते हैं, तो वहां पर थीटा आ जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि लिक्विड की तरफ, तो वहां पे शायद 180 आ जाएगा ना,
तो ये भी हेमिस्फेरिकल होगा। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह से बोल सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चे, थीटा इजिकल टू 0 इसको बना देते हैं, तो ये गड़बड़ नहीं करनी। थीटा इजिकल टू 0 मतलब प्रॉपर हेमिस्फेयर। सर यहाँ पे क्या, यहाँ पे हेमिस्फेयर नहीं, यहाँ पे कुछ पार्ट हो सकता है ना, कुछ ऐसा, ये पूरा बना नहीं है हेमिस्फेयर, ऐसे बनता, लेकिन ये इतना नहीं आया, सिर्फ इतना ही हिस्सा आया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसा पूरा हेमिस्फेरिकल ही हो गया। ठीक है, तो ये बात का ख्याल रखना। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे जीरो, इसको बार बार देखने को, इसको बार बार देख करके जीरो लिखने का मन करता है कि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो जीरो हो गया, बट ऐसा नहीं है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पर 90 है। ठीक है, ये हेमिस्फेरिकल अगर दोनों हो जाएंगे तो एक में 0 और एक में 180 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, इसको फटाक से नोट कर लो। फिर एक ड्रॉप के केस में भी तुम्हें बताऊंगा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, फिर हम बढ़ेंगे कैपिलरी इफेक्ट के अंदर। पहले इसको लिख लो। डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया ना, होने वाला वैसे, कर लो इसको जल्दी से नोट, डिस्कनेक्ट करके फिर शुरू करते हैं। तो कई बार इस तरह से भी डिफाइन तो हम इसको ऐसे ही करेंगे, कई बार हम इसको ड्रॉप के फॉर्म में भी देख लेते हैं, रेदर देन ऐसे इसके जो मेनिस्कस के फॉर्म में देखें। एंगल हम सीधा, अगर मैं एक ड्रॉप को रख दूं इस तरह से, तो जिसमें ड्रॉप कुछ ऐसी बनती है, अगर मैं यहां पर एक सरफेस है ये, और लेट्स से ड्रॉप मेरी ऐसी है, यानी ऑलमोस्ट जो एक स्फेरिकल ड्रॉप बन रही है। ऐसी ड्रॉप किसकी होगी, हम जानते हैं किसकी होगी, जिसका कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। तो कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, उसी की ड्रॉप ऐसी बनेगी। अब देखेंगे तो सरफेस ये है, सरफेस ये है, तो ये हो गया तुम्हारा इसके और लिक्विड की तरफ ऐसा, तो ये तुम्हारा जो थीटा आ गया है ये ग्रेटर देन 90 आ गया। ठीक है, ये किसमें है, जिसमें कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिसमें कन्वेक्स मेनिस्कस बनता है। ठीक है, तो ये भी तुम बोल सकते हो कि, है ना, कन्वेक्स मेनिस्कस वाला ही केस है ये। ठीक है, ठीक है, तुम ऐसे बोल सकते हो एफ कोहेसिव स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तभी ऐसी ड्रॉप बनेगी, है ना, बोल सकते हैं ना ये वाली बात। इसमें कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा, उसमें ऐसी ड्रॉप बनेगी, बड़ी ड्रॉप बनेगी। अगर कोहेसिव फोर्स वीक होगा तो बिल्कुल फ्लैट सी ड्रॉप बनेगी। ठीक है, ऐसे। यहां अगर तुम देखोगे तो दिस एंड दिस, तो थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, लेस देन 90। ठीक है, इसमें क्या है, एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको भी बना लो ऐसे, ड्रॉप के फॉर्म में भी कई बार बोल देते हैं। ठीक है, कई बार वो ड्रॉप के फॉर्म में भी बोल देते हैं कि अगर ड्रॉप बड़ी सी बन रही है, इसका मतलब कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तुम्हारी ड्रॉप जैसे हल्का सा चांद सा बन रहा है, तो यानी कि एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है, वो फैला हुआ है। ठीक है, एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने का फैल गया, जहां पर कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होने का इकट्ठा हो गया। ठीक है, तो तुमने देखा भी होगा मरकरी का, तो अगर तुमने कभी थर्मोमीटर तोड़ा हो, वैसे तो वो जहरीला होता है, मरकरी अंदर नहीं जाना चाहिए बॉडी के, बट अगर थर्मोमीटर तुमने तोड़ा हो तो वो ऐसे स्फेरिकल सी बनती है उसकी, वो हम उसको पकड़ने की कोशिश भी करते हैं क्योंकि अपने को लगता है कि वो लोहे का है। ठीक है, तुमने अगर कभी फील किया उसको, बट वो हाथ में नहीं आता क्योंकि वो लिक्विड है, वो हाथ में कैसे आएगा। ठीक है, और तो उसको तुम ऐसे करके ले सकते हो, जैसे अगर उसको तुम समहाउ किसी नोटबुक के पेज पर ले आओ, तो पेज को लुढ़का करके ऐसे, जैसे, है ना, लुढ़का करके तुम उसको ले सकते हो, लेकिन ऐसे उसको तुम दबा करके जो है वो अपने, हाँ, किसकी तरह होता है वो, पानी की तरह, फ्लाइंग। ये क्या होता है, SLIME, स्लाइम। ये क्या होता है, बस जैसा वो होता है वही होता है। ठीक है, चलो, हाँ हाँ, अरे हाँ, जेली जैसा बोल लो, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ, स्लाइम का मतलब मेरे ख्याल से प्रोबब्ली जेली की तरफ होगा। ठीक है, हाँ, तो उस तरह का होता है ये। ठीक है, तो ये हाथ में नहीं आता है, उस तरह से है, क्योंकि ये लिक्विड है बेसिकली। ठीक है, वो अपने फीलिंग आ रही होगी, वो कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, थोड़ा सा ऐसा फीलिंग देता है अपने को जैसे सॉलिड हो, क्योंकि सॉलिड में कोहेसिव फोर्स जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो लेकिन वो है नहीं सॉलिड, वो हाथ में आएगा। खैर, इसको नोट करने का काफी डिस्कशन हो गया। अब हम शुरू कर सकते हैं कैपिलरी इफेक्ट अपना, इसको लिख लो। अब हम शुरू करते हैं कैपिलरी इफेक्ट। कैपिलरी इफेक्ट जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम एक रिलेटिवली थिन पाइप लेते हैं, अगर जिसका रेडियस बहुत ज्यादा होगा, अगर हम ऐसा पाइप लेंगे तो जो हाइट राइज है वो बहुत ही कम हो जाएगा। हम देखेंगे कि जो हाइट राइज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस आएगा। तो जहां बहुत ही पतली पाइप होती है ना, वहीं पर ही ये कैपिलरी इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है,
तो कैपिलरी इफेक्ट क्या है कि जब हम रिलेटिवली थिन पाइप को लिक्विड सरफेस में डिप करते हैं तो जो लिक्विड लेवल है पाइप में, है ना, कैपिलरी पाइप में, या तो वो राइज कर जाता है या फॉल कर जाता है, डिपेंडिंग अपॉन मिनिस्कस कैसा है। अगर कनकेव मिनिस्कस है, ऐसा मिनिस्कस है, तो सरफेस टेंशन उसको ऊपर खींच लेती है। अगर ऐसा मिनिस्कस है, कन्वेक्स मिनिस्कस है ऐसा, तो उसको नीचे खींच लेती है। ठीक है, तो कैपिलरी इफेक्ट क्या है बेसिकली कि एक कैपिलरी पाइप में जो वाटर लेवल या जो लिक्विड लेवल है वो सराउंडिंग लेवल से इधर राइज कर जाता है और फॉल कर जाता है डिपेंडिंग अपॉन द मिनिस्कस। इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कैपिलरी इफेक्ट। तो पहले तुम चाहो तो डेफिनेशन जो है वो डाल सकते हो यहां पर कैपिलरी इफेक्ट का, लिख लो। कैपिलरी इफेक्ट का डेफिनेशन लिखना हो तो व्हेन ए कैपिलरी इज डिप्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूं तो फिर तुम डेफिनेशन लिख लो। व्हेन अ कैपिलरी is dipped in a liquid, when a capillary is dipped in a liquid, its liquid level in capillary, its liquid level in capillary may rise or fall, its liquid level in capillary may rise and fall relative to surrounding level, may rise and fall relative to surrounding level. This effect is known as capillary effect. ठीक है, this effect is known as capillary effect. May rise and fall relative to the surrounding level. This effect is known as capillary effect. तो कैसे है, इसके दो प्रूफ है, हम दोनों ही प्रूफ देखेंगे, दोनों ही प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला हम प्रूफ देखते हैं सर कि हाइट, इसका प्रूफ इसका नहीं कि वो फॉल करता है या राइज, उसका भी प्रूफ है खैर, लेकिन कितना हाइट फॉल कर रहा है राइज कर रहा है हमें मेन उस बात से मतलब है। ठीक है, तो देखो जरा, तो ये हो गया है इस तरह से। तो ये हमारा लिक्विड हो गया, ये कैपिलरी ट्यूब हो गई है। ठीक है, अब अगर मिनिस्कस ऐसा है, ऐसा मिनिस्कस, ठीक है, ऐसा मिनिस्कस है अगर, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब भी कर्वेचर ऐसा होता है तो कर्वेचर वाली साइड, जहां पे कर्वेचर का सेंटर हो, उस साइड प्रेशर जो है वो अधिक रहता है ना। कितना अधिक रहता है? 2T/R अगर सरफेस 1 है, 4T/R अगर दो सरफेस है। ठीक है, स्फेरिकल वाले केस में। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये जो प्रेशर है ये तो P एटमोस्फेयर है, क्योंकि एटमोस्फेयर में एक्सपोज्ड है। तो ये जो प्रेशर है P1, इसको मैं लिख सकता हूं कि P एटमोस्फेयर जो है वो P1 से बड़ा है। कितना बड़ा है? P1 प्लस में 2Tr, इतना बड़ा है। तो अब ये जो प्रेशर है P1, ये एटमोस्फेयर से कम हो गया। अगर हम P1 की बात करें तो P1 कितना हो गया? P एटमोस्फेयर माइनस 2T/R। अब यहां प्रेशर कम है। अच्छा, यहां पे कितना प्रेशर है? P एटमोस्फेयर। यहां पे भी कितना है? P एटमोस्फेयर। यहां पे प्रेशर क्या है? सेम लेवल पर, P एटमोस्फेयर से कम। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर लिक्विड फ्लो करता है एंड दिस स्टार्ट्स राइजिंग, और ये राइज करते 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 अल्टीमेटली लेट्स से यहां पहुंच गई। कब तक ये नहीं रुकेगी? जब तक यहां का प्रेशर एटमोस्फेयर ना हो जाए। ठीक है, अब यहां पे तो एटमोस्फेयर था ही, यहां पे एटमोस्फेयर से कुछ कम हो गया, फिर लिक्विड को ऊपर चढ़ना पड़ेगा ताकि जब लिक्विड में हम नीचे मूव करें तो इस लेवल पर दोबारा हम एटमोस्फेयर प्रेशर हासिल कर सके। अगर यहां पे प्रेशर एटमोस्फेयर नहीं रहेगा तो लिक्विड साइड से यहां पर क्या करेगा? इसके अंदर मूव करेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक
ठीक है। तो ये कुछ राइज कर जाता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होने के कारण कुछ ना कुछ लिक्विड राइज कर जाता है। दूसरा इसको समझने का तरीका ये भी है कि मिनिस्कस अगर ऐसा है, मिनिस्कस अगर ऐसा है, इस तरह का मिनिस्कस है, एक तरीका तो ये हो गया है कि यहां पर प्रेशर कम है, ठीक है। अगर ये नीचे ही रहता तो यहां पर प्रेशर कम होता, यहां पे ज्यादा होता, तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा और ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसी को बोलने का ये है कि यहां पर एक सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, इसको ऐसे खींचेगा, क्योंकि एक मेम्ब्रेन है ना इस तरह से, ये टॉप सरफेस, तो यहां से जुड़ी हुई है। अगर मैं इस खिड़की पे एक पर्दा बांध के खिड़की को खींचूं, है ना, पर्दे से, तो तुम ये वाली बात बोल सकते हो कि मैं खिड़की को खींच रहा हूं पर्दे से, खिड़की भी मुझे खींच रही है, ठीक है, या खिड़की भी पर्दे को खींच रही है। तो जैसे ये पर्दा इसे बंधा हुआ है, तो पर्दा इसको सरफेस को नीचे खींच रहा है, तो सरफेस भी पर्दे पे उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी। तो ये जो कैपिलरी है, ये से ऊपर की तरफ फोर्स लगाती है और लिक्विड को ऊपर उठा लेती है, ठीक है। जब लिक्विड ऊपर उठेगा तो उसका वेट बढ़ता रहेगा, जिस लिक्विड को वो उठा रही है ऊपर की ओर, और जब वो वेट उस वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा जो फोर्स उसको उठा रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। दोनों डायरेक्शन देखेंगे, अभी इस वाले पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोनों बातें स्टार्टिंग मैंने बता दी। चाहे तुम प्रेशर वाले एंगल से देख लो, प्रेशर वाला एंगल क्या है कि मिनिस्कस अगर ऐसा है तो यहां पर प्रेशर ज्यादा है, यहां पर कम, बट यहां पे तो एटमॉस्फेयर है, क्योंकि ये एयर में एक्सपोज है, तो यहां पे एटमॉस्फेयर से कम हो गया। अगर ये सेम लेवल पे रहता तो इसके नीचे एटमॉस्फेयर से कम और साइड में एटमॉस्फेयर, तो वहां से रश करेगा और इसको ऊपर की तरफ पुश कर देगा, ठीक है। या दूसरा एंगल कि ये इस तरह से है और ये जो लिक्विड का जो टॉप सरफेस है, झालर सी जैसे बनी है, वो इसके जो ये जो कैपिलरी है इसकी सरफेस से बंधी हुई है, तो वो उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, तो कैपिलरी इसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है। ये बात तुम समझ पा रहे हो। अगर तुम किसी पानी में गिरे हुए आदमी को बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हो, तो पानी में गिरा हुआ आदमी तुम्हें अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो चाह नहीं रहा, लेकिन वो अपने आप हो जाता है एक्शन रिएक्शन से, ठीक है। तो तुम समझ पाओगे इस वाली बात को। तो क्योंकि ये पर्दा उस कैपिलरी की दीवारों से चिपका हुआ है, जो कि नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है उसको पर्दे की डायरेक्शन में, तो ये दीवारें उसको, जो कैपिलरी की दीवारें हैं, ये उसको ऊपर खींचने की कोशिश करेगी, जिसके कारण वो लिक्विड धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाएगा। जैसे ही वो ऊपर वाला फोर्स है इस उठे हुए लिक्विड के mg के बराबर हो जाएगा, तो वो जाकर के रुक जाएगा। तो ये हमें हाइट कैलकुलेट करनी है, दोनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको। मेथड नंबर वन तो यही है, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर, कैसे लिखूंगा इसको देखो कैसे लिखेंगे। पी, अच्छा हाइट मान लिया h, ठीक है, ये हो गया P एटमॉस्फेयर माइनस, यहां पे ज्यादा है ना, यहां पे कम है, माइनस 2T/R, अच्छी बात है, यहां पे आ गए, प्लस ρgh इज इक्वल टू, यहां पे आ गया, और यहां पे प्रेशर सेम रहना चाहिए, इज इक्वल टू PATM, PATM से PATM कट गया, ρgh इज इक्वल टू 2T/R। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि बार बार मिनिस्कस का रेडियस कौन निकालेगा, यहां पे ये रेडियस किसका है, मिनिस्कस का है, तो मिनिस्कस का रेडियस कौन निकालेगा बार बार, इसको क्या मेजर कर सकते हैं, नहीं। हम बोलेंगे एक काम करते हैं, मिनिस्कस के रेडियस में और कैपिलरी के रेडियस में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि कैपिलरी का रेडियस तो मेजर कर सकते हैं, हमने ये वाली कैपिलरी डिप की है। अब बार बार इसका इस मिनिस्कस का रेडियस कौन डिस्कस करेगा कि कितना रेडियस बन रहा है, तो हम यहाँ पर इस आर को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें एक रिलेशन बना देते हैं, देखो कैसे बनाएंगे रिलेशन। ये कैपिलरी को मैंने जूम कर दिया है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है, कुछ ऐसा होता है, ये मिनिस्कस है, ठीक है, सेंटर इसका यहां पे होता, तो ये जो होता है रेडियस आर, ठीक है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है थीटा। तो ये वाली लाइन अगर बना रही है वर्टिकल से, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन कहां से बनाएगी, हॉरिजॉन्टल से बनाएगी, थीटा, ठीक है। तो अब आर का कोस थीटा क्या हो गया, कैपिलरी की रेडियस, इसको बोल सकते हैं कैपिलरी की रेडियस, ठीक है। उम्मीद करते हैं तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, मैं भी नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा पास ले जाएंगे, अब दिख रहा है। तो ये इसका रेडियस हो गया मिनिस्कस का, ये कैपिलरी का रेडियस हो गया, तो आर का कोस थीटा इज इक्वल टू, यहां से हम बोल सकते हैं आर का कोस थीटा इज इक्वल टू आर। तो यहां से हम जो है वो इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हाइट का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाइट का वैल्यू आ जाएगा 2T अपॉन में ρg, और इस r का वैल्यू r बाय कोस थीटा। ये तुम्हारा हाइट निकल करके आ गया है, जहां पे T सरफेस टेंशन है, सारी बातें लिख लेना, थीटा हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट,
ये हो गया रेडियस ऑफ मिनिस्कस, नहीं रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, या कैपिलरी बोल देते हैं सिंपली, कैपिलरी की जो भी स्पेलिंग होती है। ये रो तो डेंसिटी है, जी वही है, टी चाहो तो लिख सकते हो सरफेस टेंशन, ठीक है। हाइट, ये हाइट राइज का भी ये फॉर्मूला है, फॉल का भी यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये हाइट राइज और फॉल दोनों का सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। उसका भी सेम डेरिवेशन होगा, उसमें मीन से ऐसा होगा तो प्लस कर देंगे यहां पर, ठीक है। तो वो फॉल निकल करके आ जाएगा, फिर वो हम कर लेंगे, खैर वो तुम चाहोगे। इसको लिख लो फटाक से, फिर मैं इसका दूसरा डेरिवेशन भी कराता हूं। ये हो गया मेथड नंबर 1, ठीक है। चलो उसको लिख लेंगे मेथड नंबर 2, तो ये अपने आप ही मेथड नंबर 1 बन जाएगा, ठीक है। इसको लिखो जल्दी से, फिर मेथड नंबर 2 करते हैं। अब हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं, कैसे हम सेकंड मेथड से कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 है ना, वही कैपिलरी में जो हाइट राइज होगा वो हमें निकालना है मेथड नंबर 2 से, ठीक है। कैसे करेंगे इसको? इसमें हम बोलते हैं कि सरफेस टेंशन, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि ये एक ऐसे तुम्हारी सिलेंड्रिकल अगर वॉल है, तुमने इसमें पर्दा बांध दिया है, तो वो पर्दा जो है सिलेंडर को खींच रहा है अपनी डायरेक्शन में, तो सिलेंडर भी पर्दे को उतने ही फोर्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा। यानी अगर मैं इसको यहां पर जूम करूं ऐसे, ऐसे, तो ये यहां पर ऐसे फोर्स बनाएगा, ऐसे 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 ऐसे। अच्छा यहां, हाँ यहां भी होगा, ये पाइप यहां भी होगी तुम्हारी, ठीक है। तो पूरी जगह से बोलोगे, इसको हम क्या है, इस तरह से पानी को ऊपर खींचेगा, ऐसे उठाएगा ऊपर, ठीक है। तो जैसे जैसे उठाएगा वैसे वैसे पानी का वेट भारी होता रहेगा, ठीक है। और जितना वो फोर्स लगा रहा है उसके बराबर का जब mg हो जाएगा तब वो रुक जाएगा, ठीक है। तो क्या सिनेरियो बनेगा, लेट से तुम्हारा ये h हाइट पे जाके रुक गया, ठीक है। तो यहां पे देखें तो ये लगेगा तुम्हारा सरफेस टेंशन का फोर्स, ठीक है। यहां पे इस तरह से आएगा। तो अगर इसको मैंने थीटा बोल दिया, अगर मैं यहां पे इसको थीटा बोल दूं, ये क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट सरफेस टेंशन, अच्छा फोर्स कितना होगा सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन T इंटू में 2 पाई R, जहां पे R क्या होगा, कैपिलरी का रेडियस है ना, मिनिस्कस का नहीं, कैपिलरी का। T इंटू में 2 पाई R, जहां पे R जो है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी है, ना कि मिनिस्कस। मिनिस्कस रेडियस तो ये है, ये थोड़ी ले रहे हैं, तो ये वाला रेडियस ले रहे हैं, ये वाला रेडियस, ठीक है। तो T इंटू में 2 पाई R का कोस थीटा शुड बी इक्वल टू mg, जो भी लिक्विड उसने उठाया उसका वेट, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, वेट ऑफ लिक्विड लिफ्टेड, ठीक है। तो T ऐसी रहेगा, 2 पाई R ऐसी रहेगा, कोस थीटा ऐसी रहेगा। अच्छा इसका वेट कितना होगा भाई, इसका वेट होगा रो इंटू में ये वाला वॉल्यूम, विच इज पाई R स्क्वायर कैपिलरी का एरिया इंटू में हाइट h। तो रो इंटू में वॉल्यूम, इसका एरिया, वॉल्यूम कैसे निकाल दिया हमने, एरिया इंटू में, इसकी जरूरत नहीं है, एरिया इंटू में हाइट करके, ठीक है। तो वॉल्यूम आ गया इंटू में g। तो यहां से हम बोलेंगे पाई से पाई कट गया, एक r से एक r भी कट गया, तो h का वैल्यू यहां से निकल करके आ गया है 2t cos थीटा अपॉन में रो rg। तो ये सेम जो है वो आंसर हमारा निकल करके आ गया है, ठीक है। दो मेथड से कर लिया हमने, एक वो प्रेशर डिफरेंस वाले के कारण कि कर्व्ड के जो है वो सेंटर वाली साइड पे प्रेशर अधिक होता है, नीचे कम होता है, उससे कर लिया, जो कि मेथड नंबर 1 था। और मेथड नंबर 2 हमारा ये हो गया है, जहां पर जो सरफेस टेंशन है उसका फोर्स जो 2t इंटू में 2 पाई आर आएगा, उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है विच इज 2 पाई आर कोस थीटा, वो उठाए हुए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। उठाए हुए लिक्विड का वेट होगा रो इंटू में एरिया ऑफ कैपिलरी इंटू में हाइट जो राइज किया है इंटू में जी। तो यहां से भी ये हाइट निकल के आ जा रहा है। दोनों ही मेथड ठीक है, और ये वाला मेथड तो हमें बहुत काम आने वाला है, स्पेशली उन केसेस में जहां पे कैपिलरी जो है वो तुम्हारी सिलेंड्रिकल नहीं होगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये सिलेंड्रिकल कैपिलरी के लिए है, ठीक है, सिलेंड्रिकल कैपिलरी के लिए ही है। बाकी केसेस में कैसे करेंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है।
शायद इसको अगर एरिया बोल दें, ठीक है, वो देख लेंगे बाकी किसी में कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये तुम जो है वो नोट कर सकते हो मेथड नंबर 2 को। फिर इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें इसकी जो है वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी बहुत सारे करेंगे। पहले फटाक से इसको नोट करो, फिर इसके ऊपर हम काम करते हैं। देखो अब मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 हाइट तो सेम निकल करके आई है। यहां पे तुम देख पा रहे हो कि हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है। इसका मतलब अगर तुम्हारी पाइप जो है वो थिन होगी बहुत, तो ही जो है वो हाइट सिग्निफिकेंट आएगी, नहीं तो हाइट जो है वो इनसिग्निफिकेंट आएगी। तो जहां पर मोटी मोटी पाइप होती है वहां पर हमें ये इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। जहां पे जैसे पेड़ की जो होती है ना, जैसे पेड़ के अंदर जो पाइप्स होती है, पाइप बोले जो भी बोले उसको, टेक्निकल वर्ड होगा जो भी, वो उसकी रेडियस बहुत कम होती है, तो ये बहुत ऊंची ऊंची हाइट तक भी पानी तुम्हारा जो है वो रेस कर जाता है, ठीक है। इसी को जुरीन्स लॉ बोलते हैं। जुरीन लॉ क्या बोलते हैं कि जो हाइट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस है, ठीक है। तो इसको जुरीन लॉ भी बोलते हैं। बाकी सब चीजें अगर हम कांस्टेंट रखें, यानी लिक्विड पानी ही रखें लेट से, है ना, और जो मटेरियल है वो भी सेम रखें, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट भी सेम हो जाएगा, ठीक है। डेंसिटी तो सेम होगी, ग्रेविटी सेम है ही। तो हाइट तुम्हारी बेसिकली जुरीन लॉ क्या बोलता है, जुरीन लॉ ये बोलता है कि हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि वाटर विल राइज हायर इन थिन पाइप्स, ठीक है। जैसे ट्री एग्जाम्पल है ना, तो पेड़ है तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया। तो ये तुम्हारा जुरीन लॉ हो गया। अगर बहुत मोटा सा पाइप लेकर के आ जाओगे उसमें नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसमें पानी रेस कर जाएगा, तो वो नहीं रेस करने वाला। इस एंगल से भी सोच सकते हो कि सरफेस टेंशन का फोर्स तो मोर और लेस फिक्स ही है, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम कहोगे सर जितना पाइप मोटा होगा उतना फोर्स भी तो बढ़ जाएगा, लेकिन फिर वो जो वेट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है, क्योंकि वेट जो है वो आर स्क्वायर से बढ़ रहा है। अगर हम देखें सिलेंड्रिकल में, तो एरिया इंटू में हाइट, तो वेट जो है वो स्क्वायर से बढ़ रहा है। तो जो पानी की जो वेट उठेगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन का फोर्स उतना नहीं बढ़ पाएगा अगर हम रेडियस को इंक्रीज करेंगे। तो इसलिए जितनी पतली होगी उतना ही बेहतर है, ठीक है। खैर, इसको नोट करने के बाद हम एक क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, उसको एक बार ट्राई करना जरा। हम एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे। जितने भी क्वेश्चन लेंगे वो हर एक क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारा कोई ना कोई कंसेप्ट क्लियर कर जाएगा सरफेस टेंशन के रिगार्डिंग, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो हम इंट्रोडक्टरी सिंपल ही ले लेते हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन तुम पाओगे तो वो सारे ऐसे होंगे जो तुम्हारा कोई ना कोई कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। ऑन डिपिंग अ कैपिलरी ऑफ रेडियस आर, वाटर राइजेस अप टू हाइट h, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, सादा डिक्टेट भी कर रहा हूं तो किसी को दिखे ना तो वो सुन के लिख सकता है। ऑन डिपिंग अ कैपिलरी ऑफ रेडियस r in water rises up to height h, and potential energy of water is U. If capillary of radius 2r is dipped in water, find U2 by U1। तो पोटेंशियल एनर्जी U1 तो U दे रखा है, U2 और U1 का रेशियो निकालना है। जो नई पोटेंशियल एनर्जी है वो पुरानी से कितनी ज्यादा होगी, कितने टाइम्स होगी, ये तुम्हें बताना है, ठीक है, या कितनी कम होगी, जो भी है। करो जरा ऐसे ट्राई। चलो तुम लोगों ने ट्राई कर लिया हुआ इसको, लेट्स सी। तो पहले तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन सभी क्लियर है। पहले आर का है तो यू है, फिर 2r का कर दिया तो कितना होगा, यही तुम्हें बताना है बेसिकली, है ना। तो क्वेश्चन को हम इरेज कर सकते हैं। देखो जरा, तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी?
लेट से h हाइट तक गया होगा पानी, h हाइट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तुम जानते हो पोटेंशियल एनर्जी में सेंटर ऑफ मास वाला फंडा यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको लेट से जीरो पोटेंशियल मान रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh/2। अच्छी बात है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी जो है वो, हम पोटेंशियल एनर्जी में सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट मान सकते हैं, मतलब जो पूरा मास है उसको एक पॉइंट मास ट्रीट कर सकते हैं और उसको सेंटर पर रख सकते हैं। तो पॉइंट मास ट्रीट करेंगे तो इसका सेंटर बिल्कुल बीचों बीच आएगा, तो h/2 पे आएगा, तो mgh/2 पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। जहां पर हम लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं रो इंटू में वॉल्यूम विच विल बी मास, मास कितना होगा इसका, रो इंटू में पाई आर स्क्वायर इंटू में h, ये हो गया रो इंटू में वॉल्यूम इंटू में g इंटू में h/2। क्योंकि हमें रेशियो निकालना है, कॉन्स्टेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, तो u प्रोपोर्शनल आ गया, रो दोनों में कॉमन आएगा कट जाएगा, पाई दोनों में कॉमन कट जाएगा, g दोनों में कॉमन कट जाएगा, 2 दोनों में कॉमन कट जाएगा, तो r प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर बाय h स्क्वायर। तो u2/u1 क्या हो गया बच्चों, u2/u1 हो गया r2 का स्क्वायर h2 का स्क्वायर अपॉन में r1 का स्क्वायर h1 का स्क्वायर। और हम ज़ुरीन लॉ से जानते हैं कि h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, यानी कि h2 का स्क्वायर बाय h1 का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू r1 का स्क्वायर अपॉन में r2 का स्क्वायर। तो यहां पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे, u2/u1 इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर अपॉन में r1 का स्क्वायर, और h2 स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, ये आ गया h2/h1 आ गया r1 स्क्वायर बाय r2 स्क्वायर। तो ये यहां से यहां कट गया, यहां से यहां कट गया, 1:1 आ गया। तो अगर ऐसे सपोज करो एक एक वैल्यू कटती तो फिर हमें r2 r1 का वैल्यू रखना पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर r रेशियो लिए है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इस बार तुमने r और 2r लिया है, कल को तुम r और 3r ले लो तब भी यहां से सेम आएगा, क्योंकि r पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, दोनों r अल्टीमेटली कैंसल आउट हो जा रहे हैं। r 4r ले लो तब भी पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगा, हाइट अलग अलग आएगा लेकिन पोटेंशियल एनर्जी सेम आने वाला है। इसका मतलब r के इंडिपेंडेंट बन रहा है, बेसिकली हमें r की वैल्यू पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर सिर्फ एक पावर कटती तो फिर हमें r की वैल्यू पुट करनी पड़ती, फिर हर केस में अलग अलग आंसर आता। सपोज करो एक पावर कट जाती तो r2/r1 बच जाता, तो इसका आंसर आता फिर 2:1। अगर r और 3r लेंगे 3:1, r और 4r लेंगे 4:1, लेकिन यहां पर तो दोनों r कट गए हैं, तो इट डजंट मैटर कि r 2r ले रहे हो, r 3r ले रहे हो, r 4r ले रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो विल ऑलवेज बी 1:1, ठीक है, 1/1 है ना, रेशियो जो है 1 हो जाएगा। इसको नोट कर लो, ये पहला क्वेश्चन था, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं था, तुमने कोई ना कोई भूल चूक कर दी होगी, वो तुम फाइंड आउट करो। सिंपल क्वेश्चन भी उसमें भी कुछ ना कुछ तो रखेंगे, लेकिन सरफेस टेंशन के अंदर से कोई मुश्किलात नहीं थी इसके अंदर। हाँ, अगर तुम्हें वैसे थोड़ी बहुत दिक्कत है चीजों का आंसर निकालने में तो बात अलग है, लेकिन सरफेस टेंशन के अंदर ये बिल्कुल भी, सरफेस टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, इसको फटाक से नोट करो, फिर हम 2 की ओर बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो इसमें। चलो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा क्योंकि इसी फंडे के ऊपर हमारे अगले 2 क्वेश्चन हैं, वो तुम्हें ट्राई करने हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें कराऊंगा, उसके बाद वाले क्वेश्चन तुम लोगों को ट्राई करने हैं, ठीक है। देखो जरा, क्वेश्चन है, इफ 2 concentric tubes one hollow and other solid is placed in water reservoir as shown. Find height rise। ऐसे एक पाइप है, ये हॉलो है, इसके अंदर एक और सॉलिड पाइप,
ठीक है, ये होलो, ये सॉलिड है, इसको एक वाटर रेजर्वोयर में तुमने रख दिया है, ठीक है। तो वाटर ऐसे बना देते हैं। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि कितना हाइट ऊपर चढ़ेगा, मतलब अब देखो जिसमें फंडामेंटल चेंज आ जाएगा उसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पर हमारा फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो हमें कैसे काम करना पड़ेगा, जैसे हमने उसको डिराइव किया था, तो वापस जाओ जरा, तो ऐसा बनेगा। देखो इसको थोड़ा सा तुम्हें विजुलाइज करना पड़ेगा, ठीक से इसको विजुलाइज करना, देखना जरा कैसे इसको विजुलाइज करेंगे। तो एक पाइप है तुम्हारी इस तरह से, उसके अंदर तुमने एक और पाइप डाल रखी है। तो पहले बीच वाली पाइप को छोड़ो, आउटर वाली पाइप पे इमेजिन करते हैं क्या होगा। आउटर वाली पाइप पे अगर इस तरह से है, ठीक है, अगर वो मिनिस्कस इस तरह से है तभी राइज करेगा, अगर मिनिस्कस उल्टा होगा तो फॉल। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं राइज के लिए, अगर मिनिस्कस कन्वेक्स होगा तो सारे जो है वो क्या हो जाएंगे, फॉल के क्वेश्चन बन जाएंगे। आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर फॉल का क्वेश्चन भी है तो भी तुम राइज का बना के सोल्व कर दो, आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये उसके क्वेश्चन अलग से नहीं कराए जाएंगे, ये सेम क्वेश्चन। अगर इसी में मैं बोल दूं कि मिनिस्कस कन्वेक्स है तो बताओ कितना हाइट फॉल होगा, तो सेम ही आंसर आएगा उसका भी, ठीक है। खैर एनीवेज, तो मिनिस्कस मानते हुए कि कनकेव मिनिस्कस है हमारा, कन्वेक्स नहीं है, कनकेव मिनिस्कस मानते हुए अगर मैं आउटर को देखूं तो आउटर को तो हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, कितना होगा टी इंटू में 2πr का कोस थीटा। एक और बात, कई बार ऑप्शन में तुम्हें कोस थीटा मिलेगा ही नहीं, तुम कहोगे यार एंगल तो बोला ही नहीं और कोस थीटा का वैल्यू भी नहीं दिया, तो मैनी अ टाइम्स वो थीटा को 0 मान लेता है, परफेक्ट हेमिस्फीयर मान लेता है। तो यहां पर हम लिखेंगे मैनी अ टाइम्स द टर्म cos theta is missing in options, then by default we will take theta यानी कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 एंड cos थीटा 1, ठीक है। तो जहां पर नहीं मेंशन किया, अगर ऑप्शन में भी नहीं है तो वहां पर हम cos थीटा को 1 मान लेंगे, जैसे यहां पर भी, ठीक है। अब मैंने तो तुम्हें ऑप्शन दिए नहीं, लेकिन वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो ये काम हम कई बार कर लेते हैं। खैर एनीवेज, तो हमारा बाहर वाले का होता 2πr का cos थीटा, बिल्कुल सेम है। अगर तुमने अंदर वाले को कंसीडर नहीं किया तो बाहर वाले के लिए तो सरफेस बिल्कुल सेम आएगी, वैसे झालर सी बनेगी वो इस तरह से, ठीक है। तो 2πr का cos थीटा, ठीक है, लेकिन थीटा हमने कितना मान लिया 1, तो 2πr अगर 1 मान लिया यानी कि परफेक्ट हेमिस्फीयर। परफेक्ट हेमिस्फीयर कैसा होता है, ऐसा, तो यानी सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। कई लोग, मैंने पहले ही बोला, कई लोग 0 एंगल इसको मानते हैं कि सर ये होगा 0 एंगल, ये नहीं है, ये 90 है। 0 एंगल मतलब परफेक्ट हेमिस्फीयर ऐसे। तो t इंटू में 2πr का फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ, लेकिन एक झालर यहां भी बनेगी जो अंदर होगा, एक बड़ा, ठीक है। तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, एक ग्लास के अंदर तुमने एक पेन रख दिया, तो जो पानी की जो टॉप सरफेस है वो ग्लास से ऐसे चिपकी होगी, और इससे जो पेन है जो बीच में, ये मार्कर जो है बीच में, ठीक है। अगर एक ग्लास के अंदर, ग्लास पड़ा भी है लकीली, तो एक ग्लास के अंदर जो है अगर हम पेन रख दें, ठीक है, थोड़ा दिखेगा नहीं, बस ऐसी बोलने की बात, ऐसे ऐसा सिनेरियो है। तो ग्लास में तो झालर बनेगी बनेगी इस तरह से, वो पेन से भी चिपकी होगी ऐसे, इमेजिन कर पा रहे हो। तो पेन पे भी 2πr का फोर्स लगेगा, ठीक है। तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, अगर मैं यहां पर दिखाऊं तुम्हें, तो हम इस तरह से बोल सकते हैं, इसको मैंने R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया। अच्छा, दे रखे इनके रेडियस R1 R2, ठीक है। तो यहां पर बड़ी की बात करेंगे, बड़ी वाली की, ठीक है। तो इस तरह से t इंटू में 2πr1, ठीक है। और अगर हम पतली वाली की बात करेंगे, अलग से बात कर लूं ऐसे, तो यहां पर भी एक पानी की झालर बन रही होगी इस तरह से चारों तरफ से, तो यहां पर भी एक ऊपर की तरफ फोर्स आएगा t इंटू में 2πr2, ठीक है। अगर कंप्लीट डायग्राम देखो कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा और एक इस पे भी हो जाएगा अपने आप में, ठीक है, यहां। तो t इंटू में 2πr1 ऊपर बाहर वाले की वजह से, t इंटू में 2πr2 ऊपर वाले की वजह से, ठीक है, मतलब अंदर वाले की वजह से। तो दोनों की वजह से ऊपर होगा, एक है t इंटू में 2πr1,
बाहर वाले की वजह से और अंदर वाले की वजह से 2 पाई R2, T इंटू में 2 पाई R2। तो नेट फोर्स कितना आ गया, T इंटू में 2 पाई R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg। ठीक है, वही बेसिक फंडे में गए, मेथड 2, इसलिए मेथड 2 आसान बोला तुम्हें। ठीक है, मेथड 1 से करोगे तो थोड़ा सा करने को कर सकते हैं मेथड 1 से भी, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा परेशानी होगी, ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी कमी होगी। लेकिन ये जब भी कुछ उल्टा पुल्टा फिगर आए ना, बेसिक फंडे में कुछ भी अगर गड़बड़ कर दे, वो पाइप रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर कर दे, कुछ उटपटांग हरकतें करे, तो मेथड 2 से ही करना, उसमें ज्यादा अच्छे से विजुलाइज होता है। ठीक है, खैर एनीवेज ये यहाँ पर हो गया, चाहे नेगेटिव नहीं है भाई, है तो पॉजिटिव, बोर्ड टूटा हुआ यहाँ पर। खैर एनीवेज ये नेगेटिव मत डाल देना, ठीक है, बोर्ड टूटा हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे T इंटू में 2 पाई R1 प्लस R2 और mg का वैल्यू हो जाएगा रो, ये वाला एरिया इसमें तो आएगा नहीं, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर में आएगा, तो पाई R1 स्क्वायर माइनस में R2 स्क्वायर इंटू में हाइट h इंटू में g। तो यहां से क्या देखोगे, तो T इंटू में 2 पाई R1 प्लस R2 रो पाई, पाई से पाई कट गया, ये हो गया R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2 इंटू में h इंटू में g, तो प्लस से प्लस कट जाएगा। तो यहां से हाइट का वैल्यू जो है वो कितना निकल करके आ गया, 2t अपॉन में रो R1 माइनस R2 g, ये हाइट का आंसर निकल करके आ जाएगा। इसको नोट कर सकते हो, कोई डाउट है तो जरूर पूछ सकते हो। ठीक है, तो दोनों बातें नोट कर लेना। इसमें सॉल्यूशन में स्टार्ट कैसे करना है, ऐसे। पहली बात ये, चलो पहली बात ये ना भी डालो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहले तुमने डायग्राम ये बना लेना, सेकंड डायग्राम ये, थर्ड ये, फोर्थ ये लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, फिफ्थ ये, और फिर ये तो सिक्स्थ हो ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तुम काम कर सकते हो। इसको जल्दी से नोट कर लो, कोई डाउट है तो इसमें जरूर पूछो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था तो मैंने करवा दिया है, अगले क्वेश्चन में उम्मीद करता हूं जो अलग क्वेश्चन आएंगे वो तुम कर पाओगे। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो जरा अगला क्वेश्चन, ये नोट भी नहीं किया तो भी थर्ड तक मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूं कि तुम करोगे, अगला तो पक्का ही करोगे, उससे अगला भी कर दो तो अच्छा लगेगा। देखो जरा, ये एक बीकर है, ये एक कैपिलरी है, क्यूबिकल, ठीक है, समझ पा रहे हो तुम, ये क्यूबिकल है ऑफ साइड ए, इसको डिप किया गया है, पानी चढ़ेगा, ये हाइट h का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो हाइट राइज ही पूछा तुमसे, तो एक क्यूबिकल कैपिलरी को अगर तुम डिप करोगे, तुमसे पूछिए हाइट राइज कितनी होगी, मेरे ख्याल से बड़ी आसानी से कर दोगे तुम। ठीक है, हम ये भी दे रखा है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0। ठीक है, तो cos थीटा 1 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ट्राई करो जरा इसको, अब वो फॉर्मूला नहीं लगाना कैपिलरी वाला, ठीक है, वो सिर्फ सिलेंड्रिकल के लिए था, अब करो ट्राई। ये आंसर तो तुम्हें सभी को निकालना चाहिए, कितना आसान है देखो जरा, इसमें तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये मैंने लिया एक कैपिलरी, कट 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 कट, ठीक है, झालर इसमें भी ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसी, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है, मतलब 2t/3a, ठीक है, रो वगैरह तो आना चाहिए कम से कम। ठीक है, वो चलो कोई वर्ड तुमने मिस कर दिया होगा। तो झालर कैसी बनेगी देखते हैं, तो ऐसे, तो यहां से भी चिपकी होगी पूरी ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा इमेजिन करना इसको, कैसे, ऐसे, थोड़ा देखना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, तुम फील ज्यादा कर सकते हो। सपोज करो कुछ मैं ले लेता हूं, लेट्स से यही ले लेते हैं पट्टी, हाँ 2t में रोजी, देखते हैं, देखो जरा, अगर मैं 40 ले लूं तो यहां पे ऐसे चिपकी होगी, सेम यहां पर भी ऐसे, सेम यहां पर भी ऐसे, ठीक है, अगर तुम्हारी साइड दिखाऊं तो ऐसे, ठीक है, और सेम यहां से भी
तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो मैं बोलूंगा ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये कैसा बनेगा, ये करीब करीब, चलो हम एक पे निकाल लेते हैं। अगर एक पे निकालेंगे इंटू 4 कर लेंगे तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ऐसा होगा। तो यानी कि अगर मैं यहां पे एक लाइन बनाऊं इस तरह से, थोड़ा गंदा है, होपफुली मार्कर खराब ना हो, ऐसे ये लाइन बना दी मैंने, तो इससे ऐसे होगा नीचे की तरफ, यहां से बंधी हुई होगी पूरी पूरी, ठीक है, देख पा रहे हो, ये यहां से ऐसे बंधी हुई होगी पूरी पूरी ऐसे। तो इसको पूरा नीचे खींच रही होगी, क्योंकि एंगल 0 लिया है तो डायरेक्टली नीचे। अगर एंगल 0 होता कुछ ऐसे ऐसे खींचती, इसको नीचे खींच रही, कितने से, टी इंटू में ए से। तो यहां पे भी टी इंटू में ए से, यहां पे भी टी इंटू ए, यहां पे भी टी इंटू ए से। समझ में आया? अगर एक को देखोगे तो यहां पे ऐसे नीचे की तरफ, और कहां से बंधी हुई है, यहां से पूरे से बंधी हुई है, पूरे को नीचे खींच रही है टी इंटू में ए से। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, ऐसे। तो डायग्राम बनाना मुश्किल है रिलेटिवली, ठीक है। अभी ऐसे है, देखो समझने की कोशिश करना, है ये ऐसे ही, लेकिन यहां पर स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ तुम इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि तुमने एक कप लिया जो ऊपर से स्क्वायर है और नीचे से सिलेंड्रिकल है, तो कुछ ऐसा मिनिस्कस बनेगा। इमेजिन कर पा रहे हो? तुमने एक ऐसा कप लिया जो ऊपर से स्क्वायर है, नीचे से सिलेंड्रिकल है, तो ऐसा तुम्हारा शेप बनेगा। और ये कोने जो है वो चारों वहां से बंधे हुए हैं उस जो तुम्हारा जो ये कैपिलरी है, क्यूबिकल, है ना। तो टी इंटू में ए, टी इंटू में ए, टी इंटू में ए, टी इंटू में ए, तो टी इंटू में 4a हो गया, ठीक है। और फिर हाइट तो निकालना आसान ही है, रो इंटू में ये एरिया विच इज ए स्क्वायर इंटू में हाइट h इंटू में g, है ना। तो मास इंटू में g, तो a से a कट गया, तो h का वैल्यू आ गया 4t अपॉन में रो a g। कोई डाउट है तो पूछो, है ना, नहीं तो इसको नोट कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आ रहा है? थोड़ा विजुलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं जानता हूं कि तुम जब पूरे को विजुलाइज करने की कोशिश करते हो, पूरे को विजुलाइज मत करो, तुम सिर्फ ये देखो कि वो बंधा कैसे हुआ। अगर इस वाली बात पे ध्यान दोगे तो फिर काम हो जाएगा। अगर पूरे को विजुलाइज करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सिर्फ बंधा कैसे होगा, तो बंधा कैसे होगा, पहले तो एंगल 0 है, तो जो भी फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो बंधा कैसे होगा, वो यहां पर अगर ये वाला साइड लेंगे तो ऐसे बंधा होगा, ऐसे, फिर यहां से ऊपर जाएगा ऐसे करके, ऐसे, ऊपर नहीं जाएगा, मतलब थोड़ा कर्व बनेगा ऐसे, फिर यहां पे ऐसे, फिर यहां पे ऐसे, फिर यहां पे ऐसे। तो ऊपर से क्यूब, नीचे से सिलेंड्रिकल, या सिलेंड्रिकल बोलो या स्फेरिकल बोलो, जो भी है इस तरह से भी बोलो, नीचे से कर्व्ड और ऊपर से क्यूबिकल, ठीक है। पहले क्या था, वो पूरा एक हेमिस्फेयर ही बन रहा था प्रॉपर, क्योंकि सिलेंड्रिकल था, ठीक है। तो एक हेमिस्फेयर को तुम जो है अगर ऊपर जो है वो स्क्वायर बना दो, हेमिस्फेयर ऐसे होता है, इसी को तुम ऊपर से स्क्वायर बना दो ऐसे, बाकी सारा वैसे का वैसे, तो ये करीब करीब ऐसा तुम्हारा जो है वो मिनिस्कस बनेगा इस केस में, ठीक है। फिर यहां पे टी इंटू में 2 पाई हो गया, तो यहां पे टी इंटू में 4a होगा, ठीक है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से काफी हद तक तुमने इसको विजुलाइज कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा और ट्राई करना। इफ 2 पैरेलल प्लेट्स आर, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। If 2 parallel plates are dipped inside liquid as shown, are dipped inside liquid as shown. Find height of liquid rise between plates, ठीक है। और वो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट 0 मान सकते हो। फाइंड हाइट, वही है, फाइंड हाइट राइज, फाइंड हाइट राइज, वही दोबारा थीटा 0 मान लो, ठीक है। तो कैसे है कहानी, ऐसे है, ये पानी है,
समुंदर है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी है, समुंदर है पानी का, इस प्रकार। तुमने 2 पैरल प्लेट्स ली कुछ इस प्रकार, है ना। तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि पानी था, तुमने 2 नोटबुक डाल दी उसके अंदर, 2 नोटबुक ली, डाल दी। तो बताओ फिर क्या कहानी है। एक ये यहां से रोटेट हो जाएगा, दिखेगी नहीं, एक ये। तो कितना हाइट राइज होगा इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऊपर से कम कर लेते हैं यहां से, ओके। ये वाटर था, हाँ लेंथ गिवन है, इसकी लेंथ खैर जरूरत नहीं पड़ेगी, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका ये जरूर गिवन है, डायमीटर जरूर, दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है। चलो ले लो, दोनों ले लो, ये d है दोनों के बीच का डिस्टेंस, और इसकी लेंथ l है। ऑल्दो लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है, बट लिख लो दोनों के बीच का डिस्टेंस d और l, ये गिवन है। कैसे करेंगे इसको? पानी जब ऊपर जाएगा तो इससे एक झालर बनेगी इस तरह से, जैसे यहां पे पानी आ गया यहां तक, तो बनेगी नीचे की तरफ, एंगल तो 0 आएगी, ऐसे। सेम एक झालर यहां भी बनेगी नीचे की तरफ, ऐसे। तो ऐसे बनेगी कुछ, ठीक है। पिछले में और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर मैं 2 और लगा दूं तो पिछले क्वेश्चन बन गया। क्यूबिकल की जगह तुम वो क्यूबॉइड, मतलब दूसरा जो होता है, क्या होता है क्यूब के अलावा, मतलब स्क्वायर की जगह तुम्हारा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है सच में, है ना, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल कर दूं तो तुम क्या करोगे, t इंटू में a प्लस t इंटू में b का ट्वाइस, है ना, ये कर दोगे। तो पिछले क्वेश्चन में इसमें फर्क क्या है, यहाँ पे सिर्फ 2 प्लेटें हैं ही नहीं, तो यहां वाली जो झालर है वो ऊपर नहीं खींच पाएगी किसी से, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन है, एयर है यहाँ पे। तो अगर मैं 2 नोटबुक को रखूंगा तो यहाँ पे तो एयर बन गया, यहाँ पे तो पर्दा नहीं टंगेगा, पर्दा सिर्फ यहां पर और यहां पर टंगेगा। तो कुछ ऐसा बनेगा पर्दा, अगर तुम देख पा रहे हो तो ऐसा ऐसा, सिर्फ यहां फोर्स लगेगा और यहां फोर्स लगेगा, यहां तो नहीं लग पाएगा फोर्स, क्योंकि यहां पे तो कोई प्लेट ही नहीं है। इमेजिन कर पा रहे हो, थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे हो मेरे ख्याल से, है ना। तो यहां पर जो है वो लगेगा फोर्स और यहां पर लगेगा, ठीक है, यहां पर और यहां पर बच जाएगा। तो क्या आएगा, T इंटू में L, T इंटू में L ऊपर की तरफ, तो T इंटू में L का ट्वाइस ऊपर की तरफ, और ये कितना वॉल्यूम उठाएगा, ठीक है, कितना वॉल्यूम उठाएगा ये। अच्छा, तुम्हें कईयों को ये भी लग रहा हो सर वॉल्यूम उठाने में आप इसको तो नेग्लेक्ट कर ही नहीं रहे, जैसे आप जो वॉल्यूम उठा रहे हो ये इस तरह से, तो आप सीधा इसको क्या कर रहे हो, इसको पूरा मान ले रहे हो ऐसे भर करके, पाई आर स्क्वायर इंटू में h कर रहे हो। तो आपने जो ये यहाँ पे जो हल्का सा एक कैविटी सी है, हल्की सी, है ना, ये मिनिस्कस बनने के कारण, उस वाले को तो माइनस करो, तो वो आगे जाकर के हम केस करेंगे। अगर हम इस वाले को भी कंसीडर करें तो थोड़ा सा हाइट में चेंज आएगा, जिसको हम अभी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। आगे आने वाले किसी एक क्वेश्चन में हम बोलेंगे कि तब डिराइव करो जब तुम इस वाले वॉल्यूम को इग्नोर नहीं कर सकते। अभी मैं क्या कर रहा हूं, जो ये पूरा वॉल्यूम है इसके कंपैरिजन में ये वाले वॉल्यूम को मैं इग्नोर कर रहा हूं, इसलिए जब भी मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं तो मैं इसको फ्लैट मान करके निकाल रहा हूं सिंपली, ठीक है। यहां पर भी ऐसी कहानी है कि मैंने डायग्राम ऐसा बनाया तुम्हें, क्योंकि डायग्राम में मैंने कर्वेचर बहुत दिखा दिया, तो तुम्हें ऐसा लगेगा इसका जो वॉल्यूम है, अभी मैं वॉल्यूम कैसे निकालूंगा इसका, मैं सीधा से मानूंगा, ऐसे भरा हुआ है यहां तक h हाइट तक, तो क्या हो जाएगा, ये L ये D इंटू में h, ठीक है, क्यूबॉइड हो गया L D H, तो ये हो जाएगा रो
इंटू में हाइट अगर h गया है तो LDH इंटू में g, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने मान लिया फील्ड, ठीक है। इसको मैंने ऐसे यहाँ पे फिर वो मैंने हेमिस्फेरिकल सा नहीं माना, इस तरह से नहीं माना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत कम होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है। वो हमें अगर कम नहीं होगा तो कैसे करेंगे वो मैं आगे सिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है, वो भी एक क्वेश्चन देंगे। खैर एनीवेज, तो इसको हमने जब वॉल्यूम निकालना है तो हमने इसको ऐसे मान लिया, ठीक है। ये दो प्लेट है, एक ये, तो हमने इसको ऐसे मान लिया। ये हाइट h हो गई है, ये L है, ये D है, तो L इंटू में D ऊपर का रेक्टेंगल हो गया, नीचे में H है ना, क्यूबॉइड का वॉल्यूम सभी को मालूम होगा LDH। खैर एक L से L कट गया और H का वैल्यू यहां से आ गया 2T बाय रो DG। तो डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नोट कर लो। डाउट है तो पूछो, नहीं तो नोट कर। इन दोनों के एल के अलोंग में दो सेंटर में बने, तो वैसे ही सिमिलरली इस साइड इनके आउटर साइड पे भी तो बनेंगे एल के अलोंग। नहीं, अगर तुम्हें इसमें दिक्कत हो रहा है तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि तुमने दो नोटबुक लिए हैं और तुमने उसको ऐसे रख दिया, दोनों नोटबुक्स को ऐसे रख दिया। तो अब एक तो यहां पर आएगा, देखो जो सरफेस इसको खींचेगी उसी को ये खींचेगा, तो जो यहां पे जो सरफेस आएगी इस तरह से उसको ऊपर खींचेगी, मतलब वो सरफेस इसको नीचे खींचेगी ऐसे करके, ठीक है। तो ये उसको ऊपर खींचेगा T इंटू में L से। सिमिलरली जो यहां पर होगी इस तरह से, वो T इंटू में L से इसको नीचे खींचेगी, तो T इंटू में L से ही ऊपर खींचेगा। लेकिन ऐसा बन गया, लेकिन यहां और यहां तो कुछ भी नहीं है ना, तो यहां तो वो पर्दा बांध ही नहीं पा रही अपना। समझ में आ रहा है बात? तो अगर तुम इसमें थोड़ा इमेजिन करो कि इसके अंदर वैसे हेमिस्फेरिकल शेप में यहां पर एक जो है वो तुम्हारा पानी की जो है वो झालर बोलो या जो भी बोलो उसको, लहर सी बोलो, ठीक है। तो वो यहां से बंधी हुई हो सकती है, यहां से बंधी हुई हो सकती है, लेकिन यहां और यहां से तो नहीं बनेगी जरूर इसी तरह से, लेकिन यहां पे बंधी तो नहीं। अगर यहां पे लगा दूं तो फिर यहां पे भी बन जाएगी, ठीक है। इसलिए T इंटू में L, ये पोर्शन और ये पोर्शन खाली रहेगा। डाउट है तो पूछ लो बीबी। अच्छा, जैसे यही पेपर है तो इसमें एक आपने इन दोनों के बीच में तो बना दिया, पर इन दोनों के साइड में भी तो होगा। एक साइड तो खाली है जो आपने अभी बताया यहाँ पे, मैं उस डायरेक्शन में नहीं कह रही। जैसे पेपर है तो पेपर के लेफ्ट साइड वाले पेपर के राइट में बन रही है, तो उसके लेफ्ट में भी तो बनेगी इस तरह। अच्छा वो, हाँ वो वाली बात तो तुम्हारी ठीक है कि यहां भी तो एक बननी चाहिए, हाँ, लेकिन यहां पे बनेगी, लेकिन उसके लिए ये वाला तो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, फिर उसको तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर रहे, है ना। यहां पे हो सकता है कि यहां पर भी कुछ कम हाइट का बने, ठीक है। बात हमारी बिल्कुल ठीक है कि सर आपने सिर्फ इन दोनों के प्लेट्स के बीच में देखा, आपने यहां तो देखा ही नहीं, तो यहां वाला हमने नहीं देखा, तो हम उसको जो ये वाली जो सरफेस टेंशन है वो पानी का यहां से पानी उठाएगी ना वो, तो ये तो हाइट कैलकुलेट नहीं करना, हमें तो दोनों प्लेट्स के बीच में कितना हाइट गया है उसको कैलकुलेट करना। बात हमारी बिल्कुल ठीक है। यहां पर भी एक आएगी, उसका कुछ अलग होगा हाइट, ठीक है, थोड़ा सा उसका हाइट जो है वो मे भी थोड़ा कम हो हाइट इसके मुकाबले, क्योंकि सिर्फ एक साइड से खींच रही, या सेम भी हो सकता है, ठीक है, बट वो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है क्योंकि उसका दूसरा साइड बाउंडेड ही नहीं है, ठीक है। तो वो ऐसे आएगा, उसका वो हाइट भी उसने ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा हो, ठीक है, कुछ ऐसा कहानी बनेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ऐसे, तो उसका कुछ हाइट होगा ही नहीं है सच, ठीक है, तो वो ग्रेजुअली जो है वो धीरे धीरे गिर जाएगा। तो उसका हाइट तुम कहां से बोलोगे, या तो यहां से बोलोगे एंड पॉइंट से कितना होगा, तो फिर वो वॉल्यूम जो है वो कितना उठा है उसको थोड़ा निकालना मुश्किल होगा, ठीक है। बट हो सकता है कि सेम हाइट निकल करके आ जाए, लेकिन वो में निकालना नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें ये समझ में आ गया कि क्यों हम उसको कंसीडर नहीं करें। वो भी उठा रहा है लेकिन वो बाहर वाला पानी उठा रहा है, ठीक है, तो बाहर वाला हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है। इस पानी को उठाने के लिए यहां पे जो सरफेस टेंशन लगेगा वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इस पानी को उठाने के लिए इन दोनों के बीच में जो लग रहा है वही रिस्पॉन्सिबल है। बाहर वाला भी कुछ ना कुछ पानी उठाएगा, लेकिन उसका हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला हम यहां पर लेंगे कि अगर अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, मेरे ख्याल से 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन। समय तो है हमारे पास काफी, हाँ है अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ कैपिलरी, कैपिलरी में पता नहीं डबल पी आएगा या सिंगल आएगा, पर एल शायद डबल ही आएगा। इफ लेंथ ऑफ कैपिलरी इज लेस देन एच, व्हाट विल हैपन? मतलब जो इसका जो लेंथ है वो कम है, एल जो है वो लेस देन एच है, यानी कि लेट सपोज कि ये 200 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाना चाह रही थी, लेकिन तुम्हारी जो पाइप है वो 150 की ही है, तो क्या होगा? तो एक ऑप्शन तो ये आता है कि जो 50 की और उठनी थी उसके कोरस्पॉन्डिंग का पानी बाहर निकल जाएगा और फिर वो यहां पर पे आकर के रुक जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि पानी कंटिन्यूसली बाहर ही गिरता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा। तीसरा, पानी बाहर निकलेगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर जाकर के ठहर जाएगा। और चौथा, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो 3 ऑप्शन मैंने तुम्हें दिए हैं। अगर जो लेंथ ऑफ कैपिलरी है वो कम है, जो हाइट राइज करना है पानी को उससे, तो क्या क्या तुम्हारे यहां पर ऑप्शंस बन रहे हैं? पहला ये कि पानी जो है, जो भी रिमेनिंग बच गया, लेट्स से कि उसको 200 सेंटीमीटर राइज करना था और ये कैपिलरी 150 की ही निकली, तो बाकी जो 50 सेंटीमीटर इंटू में जो एरिया का जो वॉल्यूम है वो बाहर गिर जाएगा और फिर वो यहां पर आकर के रुक जाएगी। दूसरा ऑप्शन, वो गिरता ही रहेगा कंटिन्यूसली, बाहर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। तीसरा ऑप्शन, वो बाहर बिल्कुल एक बूंद भी नहीं गिरेगी, यहां एच हाइट तक जाकर के फिर वो रुक जाएगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन तुम टिक करोगे? सोचो जरा। इसको सोल्व करने के लिए कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, चाहो तो 1 मिनट तुम्हें सोचने के लिए दे रहा हूं, सोचो जरा इसको। पानी निकलता ही रहेगा बाहर, ठीक है, एक बच्चे ने ये आंसर दिया है। और तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि पानी की एक बूंद भी बाहर नहीं निकलेगी। देखना जरा कैसे। पानी तुम्हारा ऊपर जाएगा, 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 ऐसे था पानी, ऊपर गया, सर्कुलेशन खींच रही थी, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया। अब जब ये इस कंडीशन में आ गया है, तब भी इसको ऊपर खींच रहा है, वो सरफेस टेंशन का फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है, क्योंकि अभी भी वाला फोर्स बड़ा है mg के मुकाबले। अगर इसको वो खींच रहा है तो ये और ऊपर जाएगा। जैसे ही ये और ऊपर जाएगा तो तुम्हारा मिनिस्कस इससे इस फॉर्म में आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मिनिस्कस का जो रेडियस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही मिनिस्कस का रेडियस इंक्रीज होना शुरू होगा तो अभी t इंटू में 2 पाई r था, यहां पर क्या हो जाएगा? t इंटू में 2 पाई r का कोस थीटा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा और आगे जाएगा, थोड़ा और फ्लैटन आउट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, t इंटू में 2 पाई r कोस थीटा, और यहां पे तुम्हारा थीटा का वैल्यू क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। कोस थीटा क्या होता जा रहा है? घटता जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं यहां पर। तो होपफुली सभी में डिफरेंस देख पा रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा पास पास बना दी मैंने, दोबारा बना दूं? देखो जरा, इसमें क्या केसेस बनेंगे। पहले तुम्हारा मिनिस्कस ऐसा होगा, तो बढ़िया से t इंटू में 2 पाई r का ऊपर फोर्स आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर ऐसा हो गया। अब जो है उसका एक कंपोनेंट ही आ पा रहा है, t इंटू में 2 पाई r कोस थीटा, फिर और फ्लैटन आउट हो जाएगा। फिर तो कंपोनेंट जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, कंपोनेंट ज्यादा हॉरिजॉन्टल होता जा रहा है, वर्टिकल बिल्कुल ही कम हो जा रहा है। जिसके कारण क्या होगा? ठीक है, जिसके कारण क्या होगा बच्चों? जिसके कारण अभी हो क्या रहा था? ऊपर वाला फोर्स बड़ा था, वेट जो है वो कम था, है ना, इसलिए वो उसको ऊपर उठा रहा था, और उठा रहा था, और उठा रहा था। लेकिन जैसे ही ऊपर गया, जैसे ही मिनिस्कस ऐसे फ्लैटन आउट होने लग गया बाहर निकलने के लिए, तो वो ऊपर खींचने वाला फोर्स ही घट गया। और वो कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। जब तक घटेगा वो, ऐसा नहीं कि करता ही रहेगा ऐसे, ये जब तक जो है फ्लैटन आउट होगा तब तक जो ऊपर लगने वाला फोर्स है वो mg के बराबर ना हो जाए। ठीक है,
तो यहां पर अगर ये 200 सेंटीमीटर उठना चाह रहा था, कब? जब ये इस सिनेरियो में था, फिर ये इससे गया तो 180 उठना चाह रहा था, फिर ये इसमें आया तो ये 150 ही उठना चाह रहा था, और 150 ही कितनी है? कैपिलरी है, तो वो 150 जाकर के रुक जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, वो एल लेंथ तक राइज करेगा और उसके बाद मिनिस्कस का जो रेडियस है दैट विल फ्लैटन आउट, यानी इंक्रीज हो जाएगा, एंड जो अपवर्ड फोर्स है वो जो लिक्विड mg का उठा हुआ है उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, क्या होगा यहां पर होगा लिक्विड विल राइज अप टू हाइट h equals to L. After that, radius of meniscus will increase till force due to surface tension is equal to mass of length L into g. ठीक है, तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है वो इंक्रीज कर जाएगा और हाइट। तो अगर ऑप्शन कोई 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं कि रेडियस जो है बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, इस तरह से कुछ दे रखा है, ठीक है। एक ऑप्शन तो मेरे भी दे सकता है कि रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और वो, हाँ, तो 4 ऑप्शन बन सकते हैं। कौन कौन से 4 ऑप्शन बन सकते हैं? पहला, जो ज्यादा था वो बाहर निकल गया, दूसरा बाहर निकलता ही रहा, तीसरा वो एल तक आया लेकिन मेनिस्कस का रेडियस बढ़ गया, चौथा वो एल तक आया मेनिस्कस का रेडियस कम हो गया। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा अपना? एल तक आएगा और रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो इंक्रीज करेगा उससे वो फ्लैटन आउट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ मेनिस्कस इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, जितना तुम्हारा फ्लैट दिखाई दे रही है उतना ही उसका रेडियस ज्यादा है, जितना कोई चीज कर्व दिखाई दे रही है उतना उसका रेडियस कम है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो बच्चों, को डाउट है तो इसके अंदर जरूर तुम पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं तो इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।